राधे राधे भैया। राम राम बड़ी। तो कल वाली कहानी कितने बच्चों को समझ में आई थी, ईमानदारी से बताएं एक बार। अच्छा चलो बिना ईमानदारी के बताओ। चलो जो भी समझ में आया कि ठीक है। वो जो कल वाली क्लास थी ना, मैं वैसे थोड़ा सा बता दूं, वो टसन के लिए थी। टसन समझते हो? तो वो क्लास टसन की थी। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गया तो भी कोई बात नहीं है। आज से सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज से कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो समझ में ना आए। फिलहाल में मैं तो हर एक ऐसी कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें हर एक बात समझ में आती रहे। बाकी नहीं समझ में आए तो ना पूछ लेना। देखो, हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे टेंस से। क्या टेंस के अलावा कोई दूसरा चैप्टर ऐसा हो सकता है जिससे शुरुआत करनी चाहिए सिलेबस की? हाँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, हाँ बढ़िया। नहीं नहीं, बोल लेने दो, उसका मन का इसका निकल जाए जहर। तो बेटा अपने मन का जहर निकाल ले और बता। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट और नाउन, बिल्कुल, और क्यों नहीं। हाँ नाउन भी, और ये जितने नाउन और सब्जेक्ट एग्रीमेंट से शुरुआत करने वाले होते हैं ना, ये सब रटने वाले होते हैं। सही कह रहा हूं। वर्ब ठीक चैप्टर होता है। जैसे किसी ने कहा ना वर्ब, तो वर्ब वास्तव में सही चैप्टर होता है, क्योंकि वर्ब चैप्टर जो होता है ना, वो एक तरीके से एक सेंट्रल रोल प्ले करती है वर्ब हमारे सेंटेंस में। तो वर्ब से तो खैर शुरुआत करना लॉजिकल होता है, लेकिन पता है क्या, जिस तरीके से हम वर्ब पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जो वर्ब के जो यूजेस हमारे कंपटीशन के सिलेबस में आते हैं, उनको समझने के लिए हमें टेंस के कुछ यूजेस होते हैं वो पहले से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। या यूं कह लो कि मैं जिस तरीके से वर्ब चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं, तो मुझे टेंस के रेफरेंसेस वहां पे यूज करने पड़ते हैं। इसलिए मैं टेंस पहले, बाद में वर्ब पढ़ाता हूं। नहीं तो वर्ब जो है वो चैप्टर वास्तव में अच्छा हो सकता है शुरू में पढ़ाने के लिए। नाउन और ये क्या नाम तुम्हारे, सब्जेक्ट और इवेंट, ये पागलों की चोचले भैया, ये बढ़िया चैप्टर होते हैं। पहली क्लास में कैसे भी नहीं पढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये सब रटने वाली चीजें होती हैं ज्यादातर, ठीक है। इसमें होता है क्या, जादू होते हैं छोटे छोटे। वो जादू निकाल के बच्चे के सामने रख दिया, वाटर ये है, वाटर सी है, अरे बच्चा लट्टू, ठीक है। उसको बता दिया ये पेपर है, पेपर से, बच्चा लट्टू, ठीक है। नंबर ऑफ के साथ ही आएगा, द नंबर ऑफ के साथ ही आएगा, बच्चा लट्टू। लेकिन वो लट्टू ज्यादा देर घूमता नहीं है, फिर वो गिर जाता है। तो वो जो नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ फलाना ढिमकाना, वो बड़ी बेसिक सी बात है। आप डिटर्मिनर पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो कोई जादू भी नहीं है, वो बड़ी बेसिक बात है। तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट और नाउन तो खैर नहीं, लेकिन वर्ब अच्छा चैप्टर होता है। फिर भी खैर हम टेंस से शुरुआत करेंगे, और टेंस से शुरुआत क्यों कर रहे हैं ये तुम लोगों को एक दो क्लास में क्लियर भी हो जाएगा, कि इससे अच्छा कंपटीशन के लिए अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो कोई दूसरा चैप्टर होता नहीं है। अगर कंपटीशन के लिए हमें इंग्लिश सीखनी है तो बहुत अच्छा चैप्टर होता है, जो हमारे सिलेबस को देखने का नजरिया हमें देता है, समझ देता है, फाउंडेशन देता है, ठीक है। खैर चलो, टाइम खराब किए बगैर शुरुआत करते हैं। टेंस क्या होता है बेटा? हाँ, क्या? काल? नहीं नहीं, पहले क्या बोला था वो बोल। हाँ, हिंदी में बता क्या बोला। काल, काल क्या होता है? काल, महाकाल, भोकाल, ठीक है, ये बोल बोले। काल क्या होता है? टाइम के बारे में बताता है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि काल क्या करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ काल क्या होता है। अब देखो तारे गिनने लग गया, ठीक है। भाई टेंस होता क्या है ये भी तो पता कर ले। टेंस तो हम पढ़ेंगे, जरूरी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये पता लगाएंगे कि टेंस है क्या, हम क्या किसे टेंस रहे हैं। फिर वो क्या करता है क्या नहीं करता वो बाद में देख लेंगे। हाँ, डेफिनेशन है सीधे बट। ये मेरे क्लासरूम में, समझा? तुम्हारे उन सर का नहीं, यहाँ पे कुट भी जाओगे। हाँ हाँ। चलो तू बता टेंस क्या होता है। हाँ, देखो, हाँ वर्ब की फॉर्म होती है। तो टेंस को अगर हम डिफाइन करें ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ वर्ब फॉर्म विच refers to some specific point in time। अब देखो, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ना, ये डेफिनेशन दोनों चीजें क्लियर कर देती है। एक तो ये कि टेंस है क्या, वर्ब की फॉर्म है, ये पता चल गया। क्या करती है वर्ब की फॉर्म, जिसे हम टेंस कहते हैं, इस वर्ब की फॉर्म का काम होता है टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करना।
वर्ब क्या होती है बेटा? बहुत मारूंगा। वर्ब क्या होता है? हाँ, एक्शन की स्टेज को। तू हंस ले पहले से, हंस क्यों रहा है इतना? इन्हें बिठा लो पहले, नए आए हैं आगुन तक, फिर शुरू करते हैं। अगर सीट्स हैं साइड में तो स्पेस दे दो, ये लोग बैठ जाएं जल्दी से, क्लास शुरू हुआ। देखो अच्छा, देखो समझना अब यहां से। जो ये टेंस होता है ना, टेंस हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स को, उन वर्ब की फॉर्म्स को जिनके थ्रू हम टाइम के पॉइंट्स का रेफर करते हैं, ठीक। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि टेंस क्या है, तो आंसर होना चाहिए टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है बस, ठीक है। अच्छा, क्या करती है वर्ब की फॉर्म, जैसे हम टेंस कहते हैं, मतलब उसका फंक्शन क्या है? तो उसका फंक्शन ये है कि वर्ब की फॉर्म जो टाइम के पॉइंट को रेफर करे, वो मतलब वो उसका काम है टाइम के पॉइंट को रेफर करना। तो टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और इसका काम होता है टाइम के पॉइंट्स को रेफर करना। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, एक दो टर्म्स हमें और क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये वर्ब क्या है, बताओ भाई, वर्ब क्या है? वर्ब किसे कहते हैं हम? एनी वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी, ठीक है। हम वर्ब कहते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे। जैसे हमने यहां पे एक वर्ड लिखा सिटी और एक लिखा सी, तो ये जो सी वर्ड है ना, ये रेफरेंस टू एक्शन है। सिटी जो है ये रेफरेंस टू सम प्लेस है, तो ये एक्शन का रेफरेंस है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। वो क्या है, वो बात की बात है, लेकिन वर्ब नहीं है। तो वर्ब का मतलब एनी वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे, वो वर्ब होता है, ठीक है। तो वर्ब का मतलब हो गया एनी वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी। अब आते हैं वर्ब की फॉर्म की, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? हाँ, नहीं पता? नहीं पता तुझे? चलो कोई नहीं, छोड़ो, पड़ोसी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स कितनी होती है, ये क्वेश्चन है। एक ही होती है। इस शकल से भी मुझे ये लग रहा था यही बोलेगा, बोला भी भाई। कौन सी वाली? नहीं नहीं, अब जल्दी से, कौन से वाली फर्स्ट फॉर्म इनमें से? गो या गोज? दोनों ही है, अभी तो तुम कह रहे थे नहीं एक ही होती है। अब देखो ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। ये जो गो है ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और ये गोज है ये भी फर्स्ट फॉर्म है। हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गो है इसे हम कहेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और गोज को हम कहेंगे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए सिंगुलर फॉर्म। तो ये जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, ये सबसे पहले हमें समझनी है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा दो होती है, एक बेस फॉर्म और एक थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है, इसको देखो यहां से समझ लेना, ये वर्ड्स हमें समझने पड़ेंगे सारे। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्पीक। अब ये जो स्पीक वर्ड है ना, ये एक एक्शन है। स्पीक जो है ना, बोलना, वो एक एक्टिविटी है। तो ये जो वर्ड है ना, ये एक्शन को रेफर कर रहा है। क्योंकि ये एक्शन को रेफर कर रहा है तो हम इसे वर्ब कहेंगे। ये जो फॉर्म है इस वर्ब की, ये इसकी बेसिक कह लो या बेस फॉर्म है, तो हम इसे कहेंगे बेस फॉर्म या बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, फिर जरूरत पड़ने पे जैसे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखना है, तो हमने इसको मॉडिफाई करके स्पीक्स लिख दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ी तो हमने स्पोक लिख दिया। कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ी तो हमने स्पीकिंग लिख दिया। परफेक्ट टेंसेज में या पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी तो हमने स्पोकन लिख दिया। तो हुआ क्या, वो जो उस वर्ड की बेस फॉर्म या बेसिक फॉर्म थी, हमने उसी को मॉडिफाई करके कुछ और फॉर्म्स तैयार कर ली। अब वैसे तो अगर हम चाहें तो कलेक्टिवली इन्हें ये कह सकते हैं कि दीज आर द डिराइव्ड फॉर्म्स ऑफ स्पीक। ये स्पीक की डिराइव्ड फॉर्म्स हैं, ये इसकी बेसिक फॉर्म है, और ये उसी बेसिक फॉर्म को मॉडिफाई करके बनाई गई बाकी फॉर्म्स हैं। तो हमें ऐसे समझना है कि ये वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, स्पीक, स्पीक्स, स्पोक, स्पीकिंग, स्पोकन, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते। हम कैसे पढ़ते हैं, देखो हम पढ़ते हैं ऐसे, V1, V2, V3, V4 और V5। ये वही कल वाली बात,
ये हम इसलिए ऐसे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आसान होती हैं, इन्हें याद रखना, बोलना, बकना सब बहुत आसान होता है, तो हमने V1 V2 V3 याद कर लिया। लेकिन एक चीज देखो, बात ये नहीं है कि क्या आसान है क्या मुश्किल है, बात ये है कि सही क्या है गलत क्या है। ये सही तरीका नहीं है वर्ब की फॉर्म्स याद रखने का। सही तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम यहाँ पे एक वर्ब और लिखेंगे ना बी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म बताना। अबे बी की फर्स्ट फॉर्म बता दो। इज, एम, आर एंड बी इटसेल्फ। बी खुद भी बेस फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म बताना, वाज एंड वर। थर्ड फॉर्म बीन और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग। अब ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। अब अगर हम इन्हें V1 V2 3 के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो देखना, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8। अभी तो कहानी बहुत आगे निकल गई। अब ये तो सबको ही पता है कि V8 नहीं होता, तो होता फिर V5 भी नहीं है। अच्छा, अगर V7 नहीं होता तो होता V4 भी नहीं है, और अगर V6 नहीं होता तो होता V3 भी नहीं है। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स को, मतलब ये चीजें हम इसलिए पकड़ लेते हैं शुरू में क्योंकि हमें आसान लगती हैं। लेकिन देखो, हमेशा ध्यान रखना कि आसान चीजों के बजाय इफेक्टिव चीजों को चुना करो। उन चीजों को सीखो, समझो, पढ़ो जिनसे कुछ रिजल्ट आना है, उनको मत पढ़ो जो आसान लग रही है। आसान से हमें क्या लेना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टाइम से हम वर्ब की फॉर्म्स को ऐसे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये V1 V2 V3 ये बायात कॉन्सेप्ट होता है, काम करता नहीं है कुछ जगह पे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक। अब होता क्या, जब इन वर्ब की फॉर्म्स के थ्रू हम रेफर करते हैं टाइम के पॉइंट्स को, तो हम उसे टेंस कहते हैं। वर्ब की फॉर्म को अगर टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए यूज किया जाए तो उसे टेंस कहते हैं। वर्ब क्या है समझ में आ गया, एनी वर्ड विच रेफर्स टू एक्शन। वर्ब की फॉर्म्स क्या है वो भी समझ में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, बेस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ये सब। अब हमें ये समझना है कि टाइम क्या है, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा टाइम क्या है, बताओ। पॉइंट और, हालांकि ये बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं और गहराई से बात बताई जाए। कोई बच्चा बताएगा और पॉइंट टाइम क्या है। अबे कोई भी बोल दो, पढ़े लिखे तो सारे हो शकल से, इसे छोड़ के। माइंड तो नहीं कर रहा, हाँ पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। कोई भी बता दो टाइम क्या है। आप देखो, अगर थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो जाऊंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कर दूं, तो कोशिश करना समझने की। टाइम जो है ना, वो एक डायमेंशन है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने ज्योमेट्री वगैरह तो सारे बच्चे पढ़ते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो 2D 3D वगैरह तो सबको पता ही होता है, ठीक है। 2D फिगर्स का मतलब ऐसे फिगर जिनमें दो डायमेंशन हो, लेंथ एंड ब्रेथ, ये एरिया की डायमेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, 3 डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिनमें एक थर्ड डायमेंशन और यूज हो जाए, हाइट या डेप्थ। ये वॉल्यूम के लिए यूज होते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन हो गए, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, ये प्लेन पे, और ये एरिया, ये वॉल्यूम के, ये वॉल्यूम के लिए, ये एरिया के लिए होते हैं। ये जो टाइम है ना, ये भी एक डायमेंशन है। अब डायमेंशन समझने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि हम डायमेंशन को क्लियर कर लें कि डायमेंशन वर्ड होता क्या। कोई बच्चा डेफिनेशन बताएगा, व्हाट इज अ डायमेंशन। अरे कोई बता दे भाई, डायमेंशन हम कह रहे हैं तो किसे कह रहे होंगे। सब देहाती हो, सारे देहाती हो गया। फिजिक्स पढ़ी होगी ना कभी तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो एक बार बता दो डायमेंशन क्या होता है। हद, तुम खाली V1 V2 याद कर लो बस, तुमसे हो गया। डायमेंशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन, मतलब डायमेंशन एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिससे हम किन्हीं चीजों को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन का जो एस्पेक्ट होता है ना, उसे डायमेंशन कहा जाता है। लेंथ ब्रेथ वही तो है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, इसको हम पता है डायमेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे हम रिलेट करते हैं अपने टोटल एग्जिस्टेंस को। हमारे साथ जो भी होता है या हमारे आसपास जो भी होता है, उस हर एक इवेंट को रिलेट करने के लिए हमें कोई एक मतलब डायमेंशन चाहिए होती है, वो टाइम है। मैं एक सीधे शब्दों में तुम्हें समझाता हूं, हालांकि हो सकता है तुम में से कुछ ने देखा हो कुछ ने ना देखा हो। एक मूवी है लूसी, जनरली जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें से कईयों ने देखी होती है। तुम में से किसने 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 देखी है लूसी। बहुत अच्छा लगता है जब इतने बच्चे क्लास में हाथ उठा देते हैं। नहीं तो यहाँ पे उल्टी सीधी मूवी देखने वाले सारे होते हैं, लूसी पूछो तो किसी ने नहीं देखी होती। कहानी क्या है बच्चे बताओ उसकी। चुप रहो, ये बता देगा, हाँ बताओ। CPH4 नाम का एक ड्रग रहता है, सिंथेटिक ड्रग। फिर दिमाग लगा लेते हैं 100%, ठीक है। और एंड में सब तबाह हो जाता है। और ये तो बहुत अच्छी कहानी बताई इस बच्चे ने। हाँ, तू आगे से मूवी देखना छोड़ दे, कहानी बताना छोड़ दे।
CPH4 एक ड्रग होता है, 100% दिमाग चल जाता है और सब खत्म हो जाता है, लो मूवी खत्म हो गई, ठीक है। अबे शर्म नहीं है तुम्हें यार, तू बता बेटा, लूसी मूवी की कहानी। काफी कितना? हाँ, फिर क्या होता है? अरे वाह, ये कोई साउथ इंडियन फिल्म की कहानी तो नहीं बता रहा कि देख लियो? अच्छा वही है। चलो देखो मैं ऐसे बता देता हूँ जल्दी से, तुम में से जिन्होंने देखी है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी कम से कम उनको रेफरेंस तो मिल जाएगी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उस मूवी के थ्रू। उस मूवी में होता क्या, ये जो लूसी है ना, ये कैरेक्टर नेम है। मतलब जो उस मूवी में एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन, ये कैरेक्टर नेम है लूसी। मूवी का जो टाइटल है वो उस कैरेक्टर का नाम है। तो उसमें कुछ स्मगलर्स होते हैं, वो ड्रग स्मगल करते हैं, और उनका ड्रग स्मगल करने का मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि जैसे उन्होंने किसी पर्सन को पकड़ा, उसके पेट में ऑपरेशन करके पाउच रख दिया और उसको भेज दिया फ्लाइट से कहीं भी, जहां पे उतरा वहां पे उसके लोग मिल गए, उन्होंने उसे पकड़ लिया, अपना निकाल लिया। मतलब मजबूर लोगों को डरा धमका के लालच देके पैसे का, ऐसे वो करते थे। तो वो कर केमिकल ये था जो बच्चा बता रहा, CPH4 सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो वो जो लूसी होती है ना, उसके पेट में भी वही ऑपरेशन करके रख देते हैं। अच्छा बीच में क्या होता है, फाइट में या लड़ाई विड़ाई में वो एक पाउच बस्ट हो जाता है पेट में। तो बस्ट हो जाने से क्या होता है, वो जो केमिकल CPH4 होता है वो उसकी बॉडी के साथ में रिएक्ट करने लगता है। रिएक्शन से क्या होता है, न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे न्यूरॉन्स, जो ना जानते हो मैंने बता देता हूँ, ये होती है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी यूनिट होती है, मतलब यूं कह लो कि ब्रेन की यूनिट होती है न्यूरॉन। तो उसके न्यूरॉन्स एक्टिव होने लग जाते हैं। न्यूरॉन्स एक्टिव होने का मतलब समझना, न्यूरॉन्स एक्टिव होने का मतलब होता है ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है। जैसे ये तो सबको ही पता होगा कि हम इंसान जो होते हैं 5 से 7 8% के आसपास में अपने दिमाग का यूज करते हैं, इतना ही करते हैं। उस मूवी के रेफरेंस में अगर मैं बताऊं, खैर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मूवी में जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से सबसे ज्यादा अपने न्यूरॉन्स का या अपने ब्रेन का यूज करते हैं डॉल्फिन्स। 20%। डॉल्फिन्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हम इंसान 5 से 7% यूज कर पाते हैं। उनमें रूल रट्टा मारने वाले वो इतना भी नहीं यूज करते, वो कतई नहीं करते, उनका ऐसे ही रखा रहता है, ठीक है। तो ये होता है कि जो काबिल लोग होते हैं पढ़े लिखे, वो 5 से 7% अपने दिमाग का यूज करते हैं, मतलब हमारी इतनी ही कैपेसिटी का हम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो वो जो CPH4 रिएक्ट करने लगता है ना, तो ये कैपेसिटी बढ़ने लगती है, 10%, 15%, 25%, 30% वगैरह। तो उस मूवी में यही दिखाया है कि अगर हमारे ब्रेन की कैपेसिटी रिवील होने लग जाए ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे साथ में किस तरीके की घटनाएं, क्या एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है, फिक्शनल मूवी है, ऐसे है। तो वो जो लूसी है ना, जब उसकी मूवी मतलब ब्रेन का जब बढ़ने लग जाती है कैपेसिटी 30%, 35%, 40%, तो उसमें दिखाया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। हर चीज उसके लिए परसेप्टिबल हो जाती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बचती, ना कोई साउंड, ना कोई टाइम, ना कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो जान ना पाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, दीवार के पार दीवार के अंदर सब कुछ। ठीक है, ये दिखाया। 100% होने पे खैर वो गायब हो जाती है, क्योंकि 100% होने का मतलब फिर वो यूनिवर्स ही बन गई, यूनिवर्स हो गई, ठीक है, फिर वो गायब हो जाती है, उसका अपना सेल्फ आइडेंटिटी तब खत्म हो जाती है। तो खैर उसमें क्या होता है, जब उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसमें कोई साइंटिस्ट होते हैं, वो उससे पूछते हैं, मॉर्गन फ्रीमैन ने रोल किया फिजिसिस्ट का। तो वो उससे पूछता है कि ये रियलिटी है क्या, मतलब रियलिटी के बारे में उससे क्वेश्चन पूछता है। तो वो उस समय बताते हैं कि रियलिटी इज नथिंग, ठीक है, ओनली टाइम इज एब्सोल्यूट, कि इस दुनिया में अगर कोई भी चीज निरपेक्ष है तो वो टाइम है, एंड एवरीथिंग एल्स इज रिलेटिव टू टाइम। बाकी हर एक चीज जो है ना वो टाइम के रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, अगर टाइम ना हो तो कुछ भी नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए जो एग्जाम्पल देते हैं ना, मैं वो एग्जाम्पल तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाह रहा था। वो एग्जाम्पल देखो क्या देते हैं उन्हें बात को प्रूव करने के लिए, कि ये जो लाइन है ना, हम मान लें इस पे एक ये रेसिंग ट्रैक है, और यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है, और एक कार है इस ट्रैक पे आ रही है, ठीक है। अगर हम उस कार को इनफाइनाइट स्पीड दे दें, या वो कार इनफाइनाइट स्पीड से आए, तो क्या वो हमें दिखाई पड़ेगी? गायब हो जाएगी। तो उसने उसने यही बताया कि वो जो कार है ना, वो हमें पता कि नहीं दिखाई पड़ रही है, उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जिस टाइम के थ्रू हम उसको मेजर कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे, जान पा रहे थे, वो टाइम अब्सेंट हो गया। देखो, टाइम तो वैसे फोर्थ डायमेंशन हो गई जो हमेशा होती है, कभी अब्सेंट नहीं होता। लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना टाइम की, तो फिजिकल वर्ल्ड में हम टाइम को मान लेते हैं या तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन। जैसे देखो, अगर हम टाइम को एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है, और ये प्रेजेंट है, तो हम टाइम को मानते हैं क्या? हम टाइम को मानते हैं कोई पॉइंट, मान लो ए हो गया और ये बी हो गया, तो हमारे लिए टाइम हो गया ए और हो गया बी, ये पॉइंट्स। या फिर इन पॉइंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन है ये, तो हमारे लिए टाइम का मतलब होता है कोई पॉइंट जैसे 2 PM, या कोई ड्यूरेशन जैसे 2 आवर्स।
तो हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड में टाइम का मतलब है कोई पॉइंट या कोई ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब दो पॉइंट के बीच का इंटरवल, ठीक है। तो वो जो कार आ रही थी, वो जा रही थी ना, उसके बीच में जो इंटरवल था, उसी इंटरवल से रिलेट करके हम कार को जान पा रहे थे। अगर वो इंटरवल खत्म हो जाए, इनफाइनाइट स्पीड दोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, तो फिर वो कार हमारे लिए अब नोटिसेबल नहीं रही, वो गायब हो गई। तो वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जांपल देते हैं कि ओनली टाइम इज एब्सोल्यूट इन दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज एल्स इज रिलेटेड टू रिलेटिव टू टाइम। हर एक चीज जो है वो रिलेटिव टू टाइम है, मतलब निरपेक्ष केवल समय, बाकी सब सापेक्ष है। खैर, मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि जब मैं यहाँ पे टाइम कहता हूं ना, तो टाइम का मतलब घड़ी या कैलेंडर का टाइम मत समझ लेना। टाइम का मतलब है एक ऐसा डायमेंशन जिससे हम अपने आसपास अपने साथ होने वाली घटनाओं को रिलेट करते हैं, ऐसे समझना। जैसे हम सुबह जगे, तो जगना एक इवेंट है, कितने बजे हुआ टाइम से रिलेट करके बताओगे, ठीक है। हम वहां से अपने घर से निकले पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर आने के लिए, कितना टाइम लगा, टाइम के थ्रू बताओगे। कब निकले थे घर से, कब पहुंचे मुखर्जी नगर, वो भी टाइम से रिलेट करके बताओगे। कब वैकेंसी आएंगी, कितने ड्यूरेशन में एग्जाम होगा, कब जॉब लगेगी, कब रिटायर हो गए, कितने साल नौकरी की, हर एक चीज को हम टाइम से ही रिलेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम एक ऐसी डायमेंशन है जिससे हमारा पूरा एग्जिस्टेंस रिलेटेड है, ठीक है। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस रिलेटिव टू टाइम है, हमारा होना नहीं होना टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो टाइम का मतलब है वो, तुम सबने शायद अपने बचपन वगैरह में देखा होगा, वो आता था बी आर चोपड़ा का महाभारत सीरियल। तो उसमें वो एक शुरू में काल चक्र घूमता था, तो वो क्या डायलॉग बोलता था, मैं समय हूं। तो बस उसी समय की बात हो रही है। अब ये जो टाइम है ना, जिसे हम फोर डायमेंशन कह रहे हैं, इसके अपने पॉइंट्स होते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो हमारे आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट। एक ऐसा पॉइंट जिससे होकर चीजें आ चुकी हैं, मतलब जिनसे आगे बढ़ाई हैं, चाहे हम या बाकी चीजें, ठीक है, पास्ट हो गया। और एक ऐसा टाइम जहां पर हम पहुंच जाएंगे कभी, फ्यूचर हो गया। तो ये जो टाइम एब्सोल्यूट फोर डायमेंशन है, इसके अपने जो पॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको रेफर करने के लिए जो हम वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं टेंस। एक चीज और यहां पे समझा देता हूं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि वर्ब की वो फॉर्म्स जो टाइम के पॉइंट को रेफर करें, उन्हें हम टेंस कहते हैं। तो क्या हम वर्ब की फॉर्म्स को टेंस के अलावा कुछ और भी कहते होंगे? हाँ, देखो एक बार सोचो, क्या हम वर्ब की फॉर्म्स को टेंस के अलावा कुछ और भी कहते होंगे? हाँ, मूड, वॉइस, ये भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि वर्ब की फॉर्म्स केवल टेंस होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स मूड भी होती हैं, वर्ब की फॉर्म वॉइस भी होती है। ये भी हमारे कॉन्सेप्ट है और इन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब हमारे सिलेबस के कॉन्सेप्ट है, इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो टेंस भी वर्ब की फॉर्म है, मूड भी वर्ब की फॉर्म है, वॉइस भी वर्ब की फॉर्म है, इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। टेंस वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज हम करते हैं टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए। टाइम के पॉइंट्स का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम वर्ब की फॉर्म के थ्रू प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को रेफर करें तो हम उसे टेंस कहेंगे। अगर हम वर्ब की फॉर्म के थ्रू स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करें तो हम उसे मूड कहेंगे, ठीक है। मूड हम पढ़ते हैं टेंस खत्म हो जाने के बाद में, छोटा कॉन्सेप्ट होता है, एक ही दिन का। अच्छा, वॉइस हम कहते हैं उन वर्ब की फॉर्म्स को जिनके थ्रू हम ये रेफर करें कि उस वर्ब के साथ लिखा गया सब्जेक्ट जो है वो उस वर्ब का डूअर है या रिसीवर है। तो यहां से ध्यान रखते हुए चलना, ऐसा नहीं कि वर्ब की फॉर्म केवल टेंस होती है। वर्ब की फॉर्म वही वाली टेंस होती है जो टाइम के पॉइंट्स का रेफर करें, जो टाइम के पॉइंट्स का रेफर ना करें फिर हम उन्हें टेंस नहीं कहते। तो टाइम के पॉइंट्स का रेफर करने वाली वर्ब की फॉर्म्स टेंस होती हैं, स्पीकर के इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब की फॉर्म्स मूड होती हैं, और ये रेफर करने वाली कि वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो वॉइस होती है, एक्टिव पैसिव। तो टेंस भी वर्ब की फॉर्म, मूड भी वर्ब की फॉर्म, वॉइस भी वर्ब की फॉर्म। तो खैर, कुल इतनी देर में मुझे लगता है कि हम लोग ये सीख पाए कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, टाइम क्या होता है, टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम अपने टेंस पे आते हैं। अब देखो, ये तो हो गई डेफिनेशन डिकोड, कि हमने डेफिनेशन समझ ली टेंस की और डेफिनेशन में यूज होने वाले सारे वर्ड्स भी समझ लिए। अब क्या इससे हमारे पेपर में क्वेश्चंस हो जाएंगे? अब एक क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे टेंस के। कॉन्सेप्ट्स के लिए देखो हमें और क्या क्या सीखना पड़ेगा, दो बेसिक बातें, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस और एक करेक्शन ऑफ टेंसेस। फिर से ध्यान देना, केवल दो ही चीजें सीखनी है, कोई मीनिंग नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई इधर की बात नहीं। अब
अभी अगर दो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं टेंस से रिलेटेड, तो हमें टेंस के जितने क्वेश्चंस आते हैं या टेंस के जितने यूजेस होते हैं बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए, वो सारे हमें क्लियर हो जाएंगे। एक सबसे पहला हमें टेंस पहचानना जाए, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना, कि हमें टेंस को सही पहचानना जाए। और दूसरा है कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में हमने टेंस को पहचान लिया, तो हम ये जान पाए कि ये सही है गलत है, और अगर गलत है तो क्या करने से सही हो जाएगा ये जान जाए। ठीक, तो हमें टेंस को पहचानना आ जाए सही से, ठीक है, और टेंस को सही गलत करना आ जाए। ठीक, होता क्या, जब हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा ना, तो जो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर के, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। वॉइस और नरेशन में ये तो नहीं कहूंगा सारे, लेकिन 70-80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो केवल अगर टेंस पहचान लो सही तो वो अपने आप हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे डीपर कॉन्सेप्ट काम करते हैं, तो उनके लिए हमें बाकी चीजें बहुत पहले क्लियर करके तब वो समझ में आते हैं। लेकिन 70% से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस में कि जो आप सही टेंस पहचान लोगे तो अपने आप सही हो जाएंगे। अच्छा, करेक्शन जब ऐसा होगा, जैसे हमें टेंस का सही गलत यूज समझ में आने लग गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वो हमसे होने लग जाएंगे। और टेंस के बाद में एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे, कंडीशनल्स, वो हो जाएंगे। टेंस चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में हम एक मूड पढ़ेंगे, एक कंडीशनल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो कंडीशनल्स टॉपिक होता है ना हमारा, वो भी टेंस के यूजेस पे ही बेस्ड होता है। टेंस के यूजेस क्लियर होंगे, टेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कंडीशनल्स क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होंगे तो फिर वो रट्टा मानना पड़ेगा कि इफ में ये लिखा हो तो मेन क्लॉज में ये आएगा, यहां लिखा हो तो वो आएगा। और अगर टेंस क्लियर है तो सब कुछ समझ में आएगा, और टेंस नहीं क्लियर है तो फिर रट्टे मानने पड़ेंगे। तो कुल मिला के टेंस को मैं इस वजह से और पहले पढ़ाता हूं क्योंकि जो टेंस चैप्टर है ना, ये हमारे कंपटीशन के सिलेबस की, मैं इंग्लिश की नहीं कह रहा, कंपटीशन के सिलेबस की बैकबोन है। जो हमारा कंपटीशन का सिलेबस होता है, एग्जाम्स में आता है, उसको समझने के लिए टेंस जो होता है ना बैकबोन होता है। जितनी मजबूत ये बैकबोन होगी ना, पूरा सिलेबस उतना ही अच्छा तैयार होगा। क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है, ये 4 चैप्टर्स की फाउंडेशन है। यहां जो तुम सीखोगे, जो क्लैरिटी यहां पे होगी, उतनी ही क्लैरिटी उन सारे टॉपिक्स में, उन सारे चैप्टर्स में रहेगी। और यहाँ पे अगर चीजें हाथ से स्लिप हो गई या नहीं समझ में आई, तो फिर समझने के चांस वहां भी कमी होंगे। ठीक, फिलहाल में हम लोग अपना इन बातों को मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं ये समझा देता हूं एक एग्जांपल से। मैंने एग्जांपल लिखा, दे हैड सम मनी। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस नहीं होता, टाइम का पॉइंट होता है। टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उनको बोलने दो, वैसे तुम लोग अपना बोल लिया करो, ठीक है, जो मन में है अपना बोल दो। बोलना नहीं पता? पड़ोसी, पास्ट इंडेफिनिट, पीछे बैठा पड़ोसी, नहीं पता कि बताएगा नहीं? हाँ फिर ठीक है, पड़ोसी, हट, पीछे बैठा। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ? कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट? अच्छा एक चीज बताओ, ये हेड वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब? ये वर्ब है, वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में हम कोई दूसरी वर्ब यूज करें। मतलब हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वर्ब दैट हेल्प्स, एक वर्ब ऐसी जो वर्ब को हेल्प करे। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वर्ब है। अब देखो एक चीज समझना, जैसे ये बी की फॉर्म्स जो होती है ना, इज एम आर वॉज वर, ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही होती हैं, वैसे ही हैव की फॉर्म्स भी होती हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या क्या होती होंगी? एक हैज और एक हैव। ये है बेस फॉर्म और ये है थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होती होगी? हैड। थर्ड फॉर्म वो भी हैड है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग, हैविंग। अब पता हमें समझना क्या है, जिस तरीके से बी की फॉर्म वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं, उसी तरीके से हैव की फॉर्म से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं। ये जो हमने हैड लिखा है ना, ये हमारी वर्ब है। और ये वर्ब कौन सी फॉर्म में, जरा एक बार बताना। देखो, या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, इसके अलावा तो कुछ और होगी नहीं, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात तो मैं बताता हूं, हमेशा ध्यान देना। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, उसका यूज या तो हम करते हैं पैसिव वॉइस में या करते हैं परफेक्ट टेंस में।
जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनका यूज पैसिव वॉइस में और परफेक्ट टेंसेज में किया जाता है, ठीक है। जब हम उसे पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो उससे पहले हमें बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बना के लिखनी पड़ती है, इज एम आर। अगर हम उसे परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तो उससे पहले हमें हैव की फॉर्म यूज करनी पड़ती है एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी यूज करेंगे तो वो या तो पैसिव वॉइस में यूज होगी या परफेक्ट टेंस में यूज होगी। परफेक्ट टेंस में यूज करोगे मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में तो उससे पहले हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बना के लिखोगे। पैसिव वॉइस में अगर यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो उससे पहले बी की फॉर्म इज एम आर यूज करोगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती नहीं है। तो अगर ये हैड हम थर्ड फॉर्म मानना चाहें तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, जो कि है नहीं, तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है। अब देखो अभी हमने पढ़ा कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, तो जब हमें टेंस पहचानना हो ना तो हमें वर्ब की फॉर्म पहचाननी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में टेंस वर्ब की फॉर्म ही होती है। तो ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, दे हैड सम मनी। अब एक चीज समझो, सपोज मतलब हम ऐसा मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना, ये किसी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच है। अगर ये किसी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट इंडेफिनिट को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करके लिखना पड़ेगा। अब अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखें तब कैसे लिखना पड़ेगा? दे हैड सम मनी। तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस रिपोर्टेड स्पीच को हमें इस तरीके से चेंज करके लिखना पड़ेगा, दे हैड सम मनी। पहला वाला हेड जो है वो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाद वाला हेड मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होता है। अब कितने ही बच्चा ऐसा रहेगा जो इस ऑप्शन को टिक नहीं करेगा? उसके टिक नहीं करने की वजह पता है क्या? जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, बोलने में उसे अटपटा लगेगा, क्योंकि उसका तरीका यही होता है, बोलने में अटपटा लगा तो गलत, बोलने में सही लग गया तो सही। अब उसे बोलने में लगेगा अटपटा, हालांकि उससे वो दो हेड मांग कुछ नहीं रहे, ना वो उससे खाना मांग रहे, ना पैसा मांग रहे हैं, कोई मदद मांग रहे, लेकिन उसे अजीब लग रहा है तो वो गलत मान लेगा, ठीक है। तो उसको दो हेड बोलने में अटपटे लगेंगे तो इस सेंटेंस को टिक नहीं मारेगा, वो कहेगा तो गलत है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ये जो बोलने वाले का तरीका है ना वो धीरे धीरे हमें छोड़ना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे सीखने पड़ेंगे, ये सारी बातें जो सीखने वाली होती हैं। एक और वजह है इसको नहीं टिक मारने की, एक वजह बता क्या है, दूसरी वजह ये कि बहुत से बच्चे होते हैं ना वो इसको पास्ट इंडेफिनिट के बजाय पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं। अब होता क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उन्होंने मान लिया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये तो सबको पता ही होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं करना होता, तो वो चेंज ही नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, टेंस को गलत आइडेंटिफाई कर लिया, था कोई और समझ लिया कोई और, तो फिर वो उसको गलत मान के अपना गलती कर लेंगे। तो सबसे बेसिक चीज जो है ना वो ये है कि टेंस को पहचानना, कि हम टेंस को सबसे पहले पहचान तो पाए। जब हम टेंस को पहचान लेंगे तब फिर कहानी आगे हमें शुरू करनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल से ये बात और समझा देता हूं। इट हर्ट मी, आई एम हर्ट बाय इट, आई वॉज हर्ट बाय इट। जरा अगर ये क्वेश्चन हो और इसका वॉइस चेंज करना हो तो तुम क्या लिखोगे? आई एम हर्ट बाय इट, आई वॉज हर्ट बाय इट। आई एम हर्ट बाय इट क्यों नहीं लिखूं मैं तो आई एम हर्ट बाय इट लिखूंगा, तो गलत क्यों हो गया मैं? हाँ बेटा, क्यों? अच्छा एक चीज बता, तो छोड़ सारी चीजें, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो टेंस चेंज होता है? होता है। यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान देना, अगर तुम्हें पहले से ना पता हो, जब हम नरेशन चेंज करते हैं ना तो टेंस चेंज होता है, वो भी हमेशा नहीं होता, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में हो तो होता है, ठीक है, हमेशा वो भी नहीं होता। लेकिन जो हमारा वॉइस होता है ना उसमें कभी टेंस नहीं चेंज होता। फिर से समझ लो, ए क्या कर रहा है बेटा? फिर बोर्ड इधर है, तू पीछे क्या देख रहा? यहां देखो, मैं फिर से एक बार समझाता हूं जो मैं कह रहा था, कि जब हम नरेशन चेंज करते हैं ना तो अगर हमारी रिपोर्टिंग और पास्ट में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो भी बाय डिफॉल्ट हमें पास्ट का इवेंट ही मान के उसका टेंस चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग और हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते। तो कुल मिलाकर नरेशन में तो कई बार ऐसा होता है कि टेंस चेंज होता है, कई बार नहीं भी चेंज होता। वॉइस में कभी नहीं चेंज होता टेंस। अब अगर कभी टेंस नहीं चेंज होता तो हम देख रहे हैं जो दोनों ऑप्शन है ना ये अलग अलग टेंस के हैं। अगर ये अलग अलग टेंस के हैं तो हमें ये पता लगाना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कौन से टेंस का है।
अगर हम ये पता लगा लें कि हमारा क्वेश्चन कौन से टेंस का है, तो उसी टेंस का ऑप्शन हम टिक मार दें, क्योंकि टेंस तो चेंज होता नहीं है। ये चीज ध्यान देना हमेशा, वॉइस में कभी भी टेंस और मीनिंग नहीं चेंज होता। अब बेटा तुम इसका टेंस बताओ, ये जो हर्ट वर्ब हमने लिखी ना, कौन से टेंस में? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो हर्ट वर्ब होती है ना, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म हर्ट ही होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हर्ट फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें हर्ट्स लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, तो थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आंसर तो इसका वही सही है जो ये बता रहा था, बस इसका लॉजिक गलत था। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा आई वॉज हर्ट बाइट। अब फिर से देखो एक बार समझ लो, ये जो हमने दो क्वेश्चंस है ना, ये केवल टेंस का आइडेंटिफिकेशन है और कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारे जो वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बच्चे का अगर टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वो ऐसे हो जाएंगे। उसके लिए उसको कोई रूल नियम कानून, वो अलजेब्रा के फॉर्मूले वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब उसको समझाया नहीं जाता तो अलजेब्रा के फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं, ये हो तो वॉइस ऐसे चेंज होगा, ये हो तो नरेशन ऐसे चेंज होगा, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हमें टेक्निकल स्टडी करनी पड़ जाती है। तो मैं फिर से बता देता हूं, टेंस में हमें दो ही चीजें सीखनी है। एक तो सही से टेंस को पहचानना, कि टेंस जो लिखा हो हम वही पहचाने, ऐसा ना हो कि लिखा कुछ और हो हम पहचान कुछ और लें। और दूसरा ये पता करना कि जो लिखा गया टेंस है वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्या करने से उसको सही किया जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन करना टेंस का कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आसान सी बात है, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी तुम्हारी मदद और कर सकता हूं आइडेंटिफिकेशन में, तो कर देता हूं। देखो, हमने पढ़ा कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है, और वो टाइम के पॉइंट्स जिन्हें वो वर्ब की फॉर्म रेफर करती है वो होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, वर्ब जो होती है वो खुद एक एक्शन होती है। वर्ब जो वर्ड होता है वो जिस एक्शन को, मतलब वो एक एक्शन होता है, उस एक्शन की अपनी कुछ स्टेट्स हो सकती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो फिर से एक बार समझ लेना, ये जो हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखे ना, ये टाइम के पॉइंट्स हैं जिन्हें रेफर करने के लिए हम वर्ब की फॉर्म्स का यूज करते हैं। अच्छा, वो जो वर्ब होती है वो चूंकि एक एक्शन होती है, तो उस एक्शन की भी अपनी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट्स का मतलब अवस्था है, उन स्टेट्स को हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक अपना ऐसे लिखना। तो इस तरीके से हुआ क्या, 3 पॉइंट्स इन टाइम हो गए, 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन हो गई, तो 4 3 12 टोटल टेंसेस हो गए। हर एक एक्शन की 4 स्टेट्स होती हैं और 3 पॉइंट्स होते हैं टाइम के, तो हर एक स्टेट को अगर हम एक एक पॉइंट में एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 12 टोटल पॉसिबल टेंसेस होते हैं। तो किसी भी एक्शन के लिए हमारे पास पॉसिबल टेंसेस जो होते हैं, पॉसिबल टेंसेस का मतलब पॉसिबल वर्ब की फॉर्म्स, वो होती हैं 12। अब ये जो ब्लॉक्स है ना, यही है वो टेंस। ये एक टेंस है, ये एक टेंस है, ये एक टेंस है, ये एक टेंस है। थोड़ा सा कहानी को और क्लियर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम ये कह रहे थे कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, टेंस ये ब्लॉक्स हैं, ये जो हमने ब्लॉक बना दिए ये टेंस हैं। एक्चुअली है क्या, ये जो ब्लॉक्स है ना, ये वर्ब की फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी वर्ब की फॉर्म को कौन सा ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझने के लिए हम उन वर्ब का फॉर्म का यूज यहाँ पे कर लेते हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला ब्लॉक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या हो गया ये? अरे कान के पास क्या हो गया, चोट लग गई? हाँ, फुंसी से निकल आई। हाँ, मैंने सोचा किसी ने काट लिया। मक्खी वक्की नहीं रहती है, मधुमक्खी वगैरह कई बार काट लेती है। चलो कोई नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और बताओ। तुमने क्वेश्चन सुना, मैंने पूछा क्या? क्या पूछा बताओ? हाँ, क्या पूछा बताओ बताओ। मैंने पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं, ये पूछा, लो बताओ। इतने पागल आदमी है, ये क्वेश्चन नहीं सुन पाए, इनसे पूछा क्या गया, आंसर बता दिया। भैया पहले क्वेश्चन पे फोकस किया करो। अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। जो बात को सही से सुन लेता है वही सही से सीख लेता है। वो पीछे देखो, वो चोंच लड़ा रहे हैं आपस में, वो पता नहीं दाएं बाएं क्या नजर लगा रहा है, ठीक है। तो अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर, जो मतलब जो फोकस से सुनता है ना वही समझ पाता है। तो
मैंने ये पूछा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मैं चमका दूंगा, मैं और टाइप का हूं, बता रहा हूं। मैं जो पूछ रहा हूं आंसर वही दो बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, ठीक है। पड़ोसी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। बैट, पड़ोसी। इज एम आर, पड़ोसी। डू या डज, पड़ोसी। चुप रहो, पड़ोसी। पड़ोसी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि डू डज डिड नहीं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? तू भी है? बधाई हो गया तुम। ये अकेला काफी नहीं है, तुम भी उसका साथ देने आ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं होती है, डू डज होती है। अब देखो, हालांकि अब तक खैर जो भी गड़बड़ रही वो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम ये गलत कभी नहीं करोगे अगर ये बातें ध्यान रखोगे जो अब बताई जाएंगी। होता क्या, जो हमारी मेन वर्ब्स होती है ना, कई बार हम उनके साथ में कुछ दूसरी वर्ब्स का यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होता है फिलहाल में, ठीक है। एक काम करना, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ऑक्सिलरीज की हमें जरूरत क्या होती है। हमने एक सेंटेंस लिखा, राम विल हैव बीन अरेस्टेड। देखो यहां पे समझना, ये जो राम हमारा है ना सेंटेंस में, ये है सब्जेक्ट, और जो अरेस्टेड है ये वर्ब है, मेन वर्ब। और यूं कह लें ये एक्शन है, अरेस्ट करना एक एक्टिविटी है तो ये एक्शन है। उसके अलावा ये जितने वर्ड्स हमने लिखे ना, विल हैव बीन, ये सब है हेल्पिंग वर्ब्स। और ये सब हेल्पिंग वर्ब उस मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए लिखी गई। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स किस चीज में हेल्प कर रही है जरा ये भी समझ लेना। ये जो बीन हमने लिखी है ना, बी की फॉर्म, ये उस वर्ब को पैसिव बना रही है। अगर हम ये बीन ना लिखें तो सेंटेंस सही है गलत? अबे अगर हम ये बीन ना लिखें तो ये सेंटेंस सही या गलत? सही हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये जो राम है ना डूअर हो जाएगा। तब हमें ये मानना पड़ेगा कि राम जो है वो पुलिसमैन है। अच्छा, बीन लिख रहे हैं तो पैसिव है, पैसिव का मतलब ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो इसका मतलब डूअर कोई और है और ये क्रिमिनल है। तो बीन नहीं लिखोगे तब भी सही होगा, लिखोगे तब भी सही होगा। तो जो बीन हेल्पिंग वर्ब है ना, वो वर्ब को एक्टिव पैसिव जो फॉर्म है वो मेंटेन कर रही है। अच्छा, हैव जो है ये स्टेट को रेफर करने के लिए वर्ब लिखी जाती है। अगर हम हैव लिख रहे हैं ना, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट स्टेट का एक्शन है, मतलब उसकी स्टेट है कंप्लीट। विल जो होता है ये प्रोबेबिलिटी शो करता है, इससे ये पता चलता है कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, तो ये टाइम को रेफर कर रहे हैं। मूर्खों, ये पीछे बैठे हुए देखो, एक चीज तुम्हें बता देता हूँ इन जनरल, ठीक है। बहुत सिंसियर हो, इंग्लिश सीखने का बहुत ज्यादा मन है, तो फिर यहाँ पे आना। नमूना हो, अभी तमीज नहीं है पढ़ने लिखने की, अभी इतना सीरियस नहीं हो अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो मुखर्जी नगर में और भी संस्थान है, वहां पे चले जाना। यहाँ पे तब आना जब बहुत सीरियस हो। मुझे नमूने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे केवल पढ़ने वाले और मतलब पूछने वाले और ढंग से आगे बढ़ने वाले बच्चे पसंद है, और उनकी मार्केट में कोई कमी भी नहीं है। तो मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी कल भी बताया था कि मुझे मूर्खों को खुश करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे मुझे ढूंढ लेते हैं और अच्छे खासे नंबर में ढूंढ लेते हैं, तो मेरा उनसे काम चल जाता है, इससे ज्यादा की उम्मीदें भी नहीं है, ठीक है। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है, शऊर नहीं है, तो फिर आना मत, क्योंकि 2 महीने 3 महीने तुमसे बर्दाश्त होगा नहीं, वास्तव में चीजें तुम्हें बड़ी टेढ़ी लगेंगी। यहाँ पे 3 महीने वही बच्चे बर्दाश्त कर पाते हैं जो कि बिल्कुल फोकस्ड हैं, जिन्हें एकदम पता है कि वो मुखर्जी नगर क्यों आए, किस लिए आए। वो इतनी मेहनत करने को तैयार होते हैं जितनी मैं उनसे करवाना चाहता हूँ, या जितनी मैं उनसे मेहनत करवाता हूँ वही कर पाते हैं। और जो भी मौज में है, जिनकी अभी जवानी चढ़ी हुई है, वो पढ़ नहीं पाते मेरे पास, ठीक है। तो सीरियस हो, डिसिप्लिन हो तो वेलकम, हिले हुए हो तो जो मैं कह रहा हूं वो समझ जाना। इरिटेट करते हैं ये, इनसे कुछ होगा भी नहीं ससुरों से, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इरिटेट और करेंगे पूरी क्लास में, ठीक है। ये किसी काम के नहीं, बोझ है ना, इनसे पढ़ाई लिखाई में इनसे दिमाग चलना, ठीक है ना, ये चार बातें समझ सकते, और बेमतलब अपने माँ बाप का पैसा मुखर्जी नगर में खराब करते घूम रहे हैं। तो खैर मेरी तो ऐसी कोई गरज नहीं, मैं खराब करवाऊं तुम्हारे माँ बाप को पैसा, कहीं और पे करना जाके। पढ़ा करो भैया, अच्छे बच्चे बनोगे तो सारी चीजें अच्छे से सीखोगे। क्लास के टाइम तुम चोंच लड़ाओगे, ठीक है, तो क्या तुम पढ़ोगे यार। हाँ, मुखर्जी नगर में असल यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर का ये रहता है कि तुम आओ पैसे दे जाओ, फिर उसके बाद चाहे तुम पीछे बैठ के हाथ में हाथ डाल लो, ठीक है, चाहे तुम फोन निकाल लो, चाहे तुम टांगे ऊपर करके लेट जाओ, चाहे तुम मुंह नीचे करके लेट जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं है। हुल्लड़बाजी, ताली और मजाक और चुटकुला, लड़ाई भिड़ाई, ठीक है,
आपसी रंजिश फलाना ढिमकाना सब नाटक होते हैं क्लासों में, बस पढ़ाई नहीं होती। बस टीचर पढ़ाएगा नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बाकी सब कुछ करेंगे, जितने ऊधम काटे जा सकते हैं वो सब काट लेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं, मेरा सीन थोड़ा सा अलग है। मुझे केवल पढ़ाई वाले ही बच्चे चाहिए और मैं केवल पढ़ाने पसंद करता हूं। इसके अलावा हुल्लड़ काटना और ताली बजवाना और नाटक करना और ये लड्डू खिलाना और ये रसगुल्ला खिलाना, ये मतलब मेरे टाइप वाला काम नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो लिखो, जिंदगी में आगे जाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ये टाइम बनने का होता है, बिगड़ने का नहीं होता। गलत गाइडेंस मिल जाता है, गलत लोग मिल जाते हैं तो हमें प्रभावित कर लेते हैं और हमारा टाइम जो किसी और चीज में लगना चाहिए था वो किसी और चीज में लगवा देते हैं। अब इतने समझदार अपने आप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। अब हो भी नहीं, बनना भी नहीं चाहते हो, फिर तो तुम मेरे लिए बोझ हो जाओगे या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो जाऊंगा। तो या तो समझदार हो, नहीं तो समझदार बनना चाहते हो तब यहाँ पे आओ। हो भी नहीं, बनना भी चाहते नहीं हो तो फिर क्यों ऐसी तैसी करा रहे हो यहाँ? चले आगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा सेंटी हूं ऐसे। पढ़ना लिखना बहुत अच्छा काम है, लोगों ने मजाक बना के इसका रख दिया। पढ़ाने लिखाने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। लोगों की जिंदगी बदल जाती है, जिनको मतलब पढ़ाई लिखाई समझ में आ जाती है, उनके पास मौके ज्यादा आ जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे मजाक बना के रख दिया। ऐसा करतब होते हैं, ठीक है, जैसे पता नहीं महफिल में बैठे कि क्लास में बैठे, पता नहीं चलता कुछ। तो खैर मैं जो कह रहा था ये था कि जो हमारी मेन वर्ब्स होती है ना, कई बार हम उनके साथ दूसरी वर्ब्स का यूज करते हैं उनके कुछ खास एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स। इनमें से वो हेल्पिंग वर्ब्स जिनका हम मेन वर्ब के साथ में यूज करते हैं टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इंग्लिश में फिलहाल में 3 होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक बी और उसकी फॉर्म्स, एक डू और उसकी फॉर्म्स, और एक हैव और उसकी फॉर्म्स। देखो, बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर बीन बिंग, डू की फॉर्म्स डू डज डिड, हैव की फॉर्म्स हैव हैज हैड, ठीक है। इनको जब हम हेल्पिंग वर्ब बना के यूज करते हैं किसी वर्ब के साथ तो हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इनमें से जो बी की फॉर्म्स होती हैं इनका यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए, डू की फॉर्म्स का यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस बनाने के लिए, हैव की फॉर्म्स का यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए। फिर से समझ लो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब के साथ में टेंस फॉर्म करने के लिए करते हैं। 3 होती हैं, बी, डू और हैव, और इनकी फॉर्म्स। बी और बी की फॉर्म्स यूज होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तरीके से, डू की फॉर्म्स यूज होती है इंडेफिनिट टेंस में, हैव की फॉर्म्स होती है परफेक्ट टेंस में। अब हम देख रहे हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी गई, तो वो भी समझ लेना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें 2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती हैं, एक बी की फॉर्म और एक हैव की फॉर्म। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब के साथ, एक परफेक्ट बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। परफेक्ट बनाने के लिए हैव की फॉर्म आ जाती है, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बी की फॉर्म बीन आ जाती है। अब अगर ये बात हमें क्लियर हो गई और समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता अब कोई बच्चा इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इजएमआर बताएगा, क्योंकि इजएमआर होती है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो है इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस में डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है। अब चूंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट का टेंस होने की वजह से इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म की होंगी। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, बाकियों के साथ में डू, ठीक है। एक चीज यहां पे और ध्यान देना, डू डज एंड डिड, देखो डू डज एंड डिड, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं ना, इनके साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखा करो, बेस फॉर्म वाली, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं जनरली तब जब सेंटेंस या तो हमारा नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। नेगेटिव या इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में करते हैं। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस में इनका यूज हम करते हैं किसी भी बात को कहते समय स्ट्रेस करने के लिए, आई डू हेल्प यू, आई डिड हेल्प देम वगैरह वगैरह। हालांकि वो स्पोकन का इशू है, उसका हमारे कंपटीशन के सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं। तो हमें ये समझना है कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा, और तब करते हैं जब सेंटेंस या तो हमारा क्वेश्चन हो या नेगेटिव हो। असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो स्पोकन का इशू है, वो हमारे कंपटीशन सिलेबस से रिलेटेड नहीं। अच्छा, अब मान लो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो हम डू डज का यूज कर लेंगे। डज यूज करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और डू यूज करेंगे बाकियों के साथ। मान लो सेंटेंस हमारा ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, असर्टिव अफर्मेटिव है। अब क्या करोगे, डू डज तो यूज होंगे नहीं,
तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे टेंस बनाने के लिए। कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म दो होती है, उनमें से जो चाहे अपने यूज करो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, एक चीज और, ये बच्चा इसको जगाओ, ये ब्लैक शर्ट में टी शर्ट में बैठा, एक चीज बता बेटा, ये सब हम क्यों बना रहे हैं, पूरा चार्ट वगैरह क्यों बनाया जा रहा है? तेरा मुंह रूल सिखा रहे हैं। जब मैं पहली क्लास में कह देता हूँ रूल्स एक्सेप्शन से मुझे चिढ़ है। रूल्स सिखाने होते हैं ना, इतनी देर में मैंने 4 क्वेश्चन सिखा दिए थे तुम्हें, और अभी तक एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ। मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में टेंस होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। और बता, ये सब हम क्यों नाटक कर रहे हैं? पड़ोसी, ये देखो, ये सब जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें टेंस पहचानना है बिना मीनिंग और ट्रांसलेशन के। क्योंकि मीनिंग और ट्रांसलेशन से ही हम गलतियां करते हैं। अगर मीनिंग ट्रांसलेशन छूट जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाए, तो गलतियां बंद हो जाए। तो ये जो सारी हम मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत की वजह ये है कि हम चाहते हैं कि टेंस पहचानना हमें आए वर्ब की फॉर्म की मदद से, ना कि मीनिंग और ट्रांसलेशन से। टेंस पहचानने के लिए हमें मीनिंग और ट्रांसलेशन ना करना पड़े, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या सीखा इतनी देर में, हमने ये सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में डू या डज लिखे हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अभी छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, ता है, ती है, ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है बी की फॉर्म। चूंकि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करने के बाद में मेन वर्ब की एनजी फॉर्म को लिख दो, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आ गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव की फॉर्म। क्योंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है दो, हैज और हैव। उनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव। फिर आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसका मतलब हैज या हैव तो जरूरी लिखने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की एनजी फॉर्म भी जरूर लिखनी पड़ेगी। क्या हम हैज हैव के साथ में वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक वजह। दूसरी वजह, कोई भी कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना बी की फॉर्म के बनता भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बी की फॉर्म लिखना चाहें हैज हैव के साथ में, तो कौन से लिख पाएंगे? थर्ड फॉर्म ही लिख पाओगे, बीन होती थर्ड फॉर्म। तो ये दो हेल्पिंग और हो जाएंगी, एक तो हैज या हैव में से कोई एक, और एक बीन। अब यहां जाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में डू की फॉर्म हेल्पिंग और बनती है। क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है, तो डू की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग और का काम करेगी। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है। अच्छा, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, डू डज डिड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो। फिर हमने पढ़ा कि डिड का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव हो। अब मान लो सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो डिड तो यूज करना नहीं है, तब यूज करनी है वर्ब। कौन सी फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में। फिर से समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म लिखना, मैं ये कह रहा हूं जब डिड नहीं लिखना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, नहीं तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखना, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो या डिड लिखा हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी की फॉर्म। क्योंकि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, तो बी की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। बी की सेकंड फॉर्म कितनी होती है? दो होती है, वाज एंड वर। इनमें से किसी एक का यूज करेंगे और मेन और आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो हैव की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो हैड के साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बन गया पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक हैड की फॉर्म यूज होगी, एक बी की फॉर्म बीन यूज होगी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगले में आ जाओ। अब आगे फ्यूचर के टेंसेस। देखो फ्यूचर के जो हमारे टेंसेस होते हैं ना, वो एक प्रोबेबिलिटी होते हैं, मतलब वो सर्टेन होते नहीं है, लेकिन उनके होने के चांसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए हम उनको विल और सेल मॉडल्स के साथ लिखते हैं। विल और सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब हमें बनाना है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर का मतलब विल सेल तो जरूरी आने हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की एनजी फॉर्म भी जरूर आनी है। लेकिन क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? क्या हम विल सेल के साथ में वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं? नहीं। विल सेल मॉडल्स होते हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, ठीक है, एक, इसलिए गलत। दूसरी वजह क्या, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना बी की फॉर्म के यूज के बनेगा भी नहीं।
अब अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वहां पे बी की फॉर्म लिखें तो विल सेल के साथ में बी की कौन सी फॉर्म लिख पाओगे? बेस फॉर्म, जो कि बी खुद ही होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का मतलब विल सेल, परफेक्ट का मतलब हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का मतलब विल सेल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हैव बीन, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म। देखो धीरे धीरे आदत डालना कि टेंस पहचानने के लिए मीनिंग ट्रांसलेशन ना करना पड़े, ठीक है। टेंस पहचानने के लिए वर्ब की फॉर्म्स को ढूंढा करो, कौन सी वर्ब यूज हुई है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई है, अपने आप बदल जाएगा। देखो मैं वैसे तुम्हें बताता हूँ, जो सबसे मतलब कंफ्यूज करने वाले टेंसेस होते हैं ना, वो ये दोनों होते हैं, और इनको याद रखना भी सबसे आसान होता है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि मीनिंग निकालते हैं तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो यही दो टेंस हैं जिनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। बाकियों में इज एम आर लिखे होते हैं, वो अपने आप जान जाता है, ठीक है। इस चार्ट से हमने क्या सीखा, ये भी अपना समझ लेना। हमने ये सीखा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वो यूज होती है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में। अच्छा, फ्यूचर में विल से लिखे होते हैं, वो पता ही चल जाता है। तो इसका मतलब हमने यहां से ये सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, चाहे बेस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, एक चीज। दूसरा हमने ये सीखा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं नहीं यूज होती। तो अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंसेज में। अगर हैज हैव के साथ लिखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ लिखोगे पास्ट परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव तो अपने आप ही बता देंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो ये भी हो गया। अब बच गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है। बीन के साथ लिखोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस। वो इज एम आर से बदल जाता है, कहाँ का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कुल मिला के वर्ब की फॉर्म टेंस होती हैं। अभी चार ही तो वर्ब की फॉर्म होती हैं। अगर हम इनका समझ लें कौन से टेंस में इनका यूज होता है तो हमें टेंस पहचानने के लिए मीनिंग और ट्रांसलेशन से छुटकारा मिल जाएगा। एक दो बातें और जो मदद कर सकती हैं, डू डज किसी भी सेंटेंस में अगर हम यूज करें एज अ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। डिड किसी भी सेकंड में लिखें, सेंटेंस में लिखें, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब बस ये इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है, टेंस अपने आप सही हमेशा पहचाना जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो टेंस पहचानने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, वर्ब की फॉर्म को ढूंढा करो सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो दो चार बातें बता दी गई इनका अपना ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि चलो हमने टेंस तो पहचान लिया, अब ये कैसे पहचान पाएंगे कि जो टेंस यूज किया गया वो सही है गलत है, और ये कैसे जान पाएंगे कि जो गलत है उसको सही कैसे करना है। मतलब कुल मिला के हमें अब ये सीखना है कि टेंस को लेकर गलतियां कैसे होती हैं और उन गलतियों को सही कैसे किया जाता है। असल में टेंस पढ़ने का मतलब यही होता है, जो अब हम सीखेंगे ना, ये तो अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया ये टेंस के बेसिक्स हैं जो पहले से बच्चों को आने चाहिए, लेकिन वो उन्हें पता होता होते नहीं, तो हमने इसीलिए उन्हें डिस्कस कर लिया। देखो एक दो और तुम्हें बातें बता देता हूँ, जो बच्चे ज्यादा जानते हैं यहाँ के बारे में, ठीक है, उन्हें पहले से पता होगा। जो नए बच्चे हैं जो ना जानते हो, मैं उन्हें बता देता हूँ। तुम में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? अबे कितनों को ऐसा लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? तू हाथ नीचे कर, चल। और बाकी बताओ, हाँ, लिखने का टाइम नहीं दे रहा। ये हालांकि पता नहीं बाकी बच्चे डर से नहीं हाथ उठा रहे, ये क्या वजह है क्या नहीं, लेकिन इससे ज्यादा है मुझे पता है। वो फोटो देख के, शक्ल देख के बदल जाता है। तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये दो तीन तीन दिन कि मैं तेज पढ़ाता हूँ, एक्चुअल में फिर उसके बाद में तुम अपने आप तेज हो जाओगे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तुम्हें अपना, नहीं मजाक नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊं, ना कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं। मुखर्जी नगर में होता यही है, ठीक है। टीचर होता है वो बच्चों के जैसा बन जाता है, ठीक है। बच्चा चाहता है कि सर आप ठुमका लगा दो, सर ठुमका लगा देते हैं, ठीक है। बच्चा कहता है सर शायरी मार दो, सर शायरी मार देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, तुम इंग्लिश को मेरे एंगल से देखने लग जाओ, मेरी जैसे समझ तुम्हारी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ना थोड़ा सा तुम्हें अपने को डेवलप करने की जरूरत है, मुझे मत गिरा देना। या नेचुरल सा है कि तुम्हें थोड़ा तेज लगता होगा अभी, इसलिए लगता होगा बताऊं मैं, क्योंकि इससे पहले जब हम कभी इंग्लिश कहीं पे पढ़े होंगे या पढ़ाई होगी तो काफी मतलब स्लो मोशन में काम होता है इंग्लिश वाली क्लास में। टीचर आया, एक लेक्चर लिख, एक उसने सेंटेंस लिख दिया,
जब टीचर लिख रहा है तो बच्चे बैठे देख रहे हैं, फिर बच्चे लिख रहे हैं बाद में तो टीचर बैठ के देख रहा है, फिर दोनों बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, तो ये नाटक होते हैं। ऐसे क्या जिंदगी जी रहे हो कीड़े मकोड़ों वाली। ये ऐसे पेपर हो जाएगा 250 नंबर का पेपर 2 घंटे में करने में पसीने छूट जाते हैं। तो वहां पे वही बच्चे कर पाते हैं जिनकी शुरू से मेहनत की आदत होती है। नहीं तो ये देखने और सुनने वाले इनके पेपर छूट जाते हैं आधे, तुक्के मार के भागाते हैं वहां से। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लासेस में जनरली ऐसा ही होता है। बर्तन लाया गया तो इंग्लिश की क्लास में होता क्या, बड़ा स्लो मोशन में काम चलता है। टीचर लिख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, फिर बच्चे लिख रहे हैं, टीचर देख रहा है, फिर दोनों बैठ के देख रहे हैं। ये नाटक होते रहते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी ऑन अलर्ट मोड ऑल द टाइम। एक तो देखो, मेरी ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई जानबूझ के ऐसा करता हूँ, ये मेरा नेचर है थोड़ा सा तेज पढ़ना पढ़ाना। मैं पढ़ता भी बहुत तेज हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा नेचर है। दूसरी वजह ये होती है कि मैं वास्तव में किसी बच्चे को मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरे अलावा कहीं और पे ध्यान लगा ले। ये आज पहली क्लास में बैठे ना दोनों, इसलिए मक्कारी दे रहे हैं। 2-3 दिन में अगर ये यहाँ पे पढ़े तो ये सुधर जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। मैं किसी भी बच्चे को क्लास में इधर उधर पढ़ाई के अलावा ध्यान नहीं देने देता। कहीं भी बैठो जाके कोने कोने में, मैं खींच दूंगा वहीं पे। ठीक है, पढ़ोगे तो पढ़ोगे और नहीं तो फिर भाग जाओगे मेरे पास, फिर रुकोगे भी नहीं। मतलब ये नहीं होगा कि तुम मेरे पास पढ़ो भी मौज लेके जाओ, पढ़ोगे तो पढ़ के जाओगे, नहीं तो भाग जाओगे। मैं गांव में भी ऐसे पढ़ाता था, या तो बच्चा भाग जाएगा और नहीं तो फिर बन के जाएगा वहां से। मजाल है कि वो मजाक करके चला जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा तेज है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो धीरे धीरे तुम अपने आप अपग्रेड कर जाओगे। तब तक के लिए मैं तुम्हें उपचार बताता हूँ। ज्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं सारे बैचेज में, वो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। फोन में होते हैं ना ऑडियो रिकॉर्ड ऐप, तो तुम भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, घर जाओगे अपने सुनोगे फिर से, और फिर अपने नोट्स रिवाइज करोगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनोगे। मतलब रिवीजन रोज के रोज करके आना है, बस ये आदत डालनी है। 2-3 दिन में तुम अपने आप सही हो जाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा मैं तेज पढ़ाता हूँ। शुरू में सारे बच्चों को ऐसा ही लगता है जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, फिर धीरे धीरे वो सब यूज टू हो जाते हैं और वो सब इसी तरीके से पढ़ने के आदी हो जाते हैं। फिर वो कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ पाते, यहाँ पे दोनों बैठ के देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो तो शुरू में तेज लगेगा, लेकिन अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना, घर जाके रिवीजन करना, नोट्स अपनी कोशिश करना, जो लिख लो जितना लिख लो अपना लिख लेना। असल में जब हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को लेवरेज मिल जाती है, उन्हें मौका मिल जाता है पड़ोसी से बात करने का, फोन में व्हाट्सअप देख लेने का, ठीक है, यूट्यूब देख लेने का। मैं मौका किसी को नहीं देता। जब तक मैं क्लास में हूं तब तक रेल बनी रहेगी, उसके बाद जो जाके तुम्हें करना है करो, जाके मेरे साथ रेल बनाओ। और ऐसा नहीं कि मेहनत मैं तुमसे करवाता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। मैं खुद भी मेहनत करनी पसंद करता हूँ। मैं सारे बैचेज में इतनी एनर्जी के साथ ऐसे ही खींच के पढ़ाता हूँ। तो मेहनत का असर में ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है ना। आप कोई भी चीज पाना चाहते हो तो बस 2 ही काम करो, ईमानदार हो, किसी को ठगो नहीं, किसी की चोरी बेईमानी नहीं करो, और मेहनत करो दबा के, जितनी कर सकते हो उतनी। जितनी मेहनत कर लोगे रिजल्ट उतनी जल्दी पा जाओगे, और जितना मेहनत से दूर भागोगे उतनी देर हो जाएगी। तो खैर, अब हम करते हैं करेक्शन, कि सेंटेंसेज में टेंस को सही गलत कैसे पहचानो, कैसे किया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बच रहा है, उसको हमें और क्लियर कर लेने की जरूरत है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होती है ना, वो एक्चुअली एक एक्शन होती है। जो वर्ब्स होती हैं वो एक्शंस होती हैं। और फिर हमने कहा उन एक्शंस की अपनी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जिनको हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो ये जो चारों टर्म्स है ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये थोड़ा सा हमें क्लियर करने की जरूरत है। क्योंकि ये क्लियर हुए तो टेंस अब अपने आप समझ में आएगा, हमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कोई रूल नहीं, कोई रट्टा नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई बकवास नहीं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हे राम दीनदयाल, चल बता ये क्या है। ये चारों क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। बहुत मारूंगा। क्या है फिर से बता। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। और बता, और क्या है। अब ये ध्यान, ये होती है गड़बड़। अगर बच्चा आपके साथ फोकस नहीं होगा ना, बच्चा आपको एक एक मिनट अपना नहीं दे रहा है, एक एक सेकंड अपना नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, तुम कहोगे कुछ वो सुनेगा कुछ, तुम बताओगे कुछ वो समझेगा कुछ। होता क्या है कि लोग वो समझते हैं जो वो सुनते हैं, लोग वो नहीं समझते जो आप कहते हो। वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो लेवल पे लानी पड़ेगी कि वो तुम वही समझो जो मैंने कहा है। तुम वो मत समझो कि तुमने सुन लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम वही समझोगे जो तुमने सुना है।
अच्छा तुम सुनोगे वो है नहीं जो मैंने कहा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर था। वो तभी हो पाएगा जब हम 100% एक दूसरे के साथ डिवोटेड होंगे। तुम पूरा मुझे समझ दे रहे होगे और मैं पूरा समय तुम्हें दे रहा हूँ, तब रिजल्ट आएगा। नहीं तो खाना पूर्ति हो जाती है। कोचिंग ले ली लेकिन वही भाई भाग के तीन ही पात मिलते हैं हर बार। ये स्टेट्स ऑफ एक्शन है, ये जो हमने लिखी है ना। अब जैसे मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, अब ये बता रही है टाइम के पॉइंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या नाटक कर रहा है। ये है स्टेट्स ऑफ एक्शन। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये स्टेट्स ऑफ एक्शन है, एक्शन की स्टेट्स हैं। स्टेट से मतलब क्या, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे आसपास वाले होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है ना, उन घटनाओं को अगर हम देखें तो वो बेसिकली होती हैं दो टाइप की। एक कंप्लीट स्टेट के एक्शंस और एक इनकम्प्लीट स्टेट के एक्शंस। कंप्लीट स्टेट से मतलब होता है कोई एक्शन ऐसा जो किसी एक टाइम के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और किसी एक दूसरे टाइम के पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। तो हमने इसे डिफाइन कर लिया कि भाई यहां शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्टेट के एक्शंस होते हैं इनके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस। अच्छा कुछ एक्शन ऐसे होते हैं वो एक टाइम के पॉइंट पे स्टार्ट हो गए, किसी दूसरे टाइम के पॉइंट पे खत्म होंगे, लेकिन अभी वो उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है, बीच में कहीं है, आधे अधूरे। अब इस तरीके के एक्शन जो होते हैं ना ये होते हैं इनकम्प्लीट, इनके लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से समझ लो, हमारे आसपास की जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं, उनके बेसिक टाइप दो ही होते हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। या तो एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गया, या फिर एक पॉइंट पे स्टार्ट हो गया लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, किसी और पॉइंट पे जाके खत्म होगा, तब तक इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस और जो कंप्लीट है वो परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमें मुखर्जी नगर आना था, तो हमारा आने वाला काम पूरा हो गया, वी हैव रीच्ड हियर, तो ये एक्शन डन हो गया। अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब तक जॉब वगैरह नहीं लिख जाती, जब तक सिलेबस इनकम्प्लीट है तब तक हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक वो एक्शन प्रोसेस में है, वी आर प्रिपेयरिंग। खाना पक रहा है तो इट इज कुकिंग, ठीक है, पक गया, इट हैज कुक्ड। तो एक्शंस को बेसिकली हम दो ही टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। लेकिन हम कई बार देखते हैं कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनका आदि अंत कुछ भी हमारे पास नहीं होता, मतलब हम ये पॉइंट उनका डिफाइन नहीं कर पाते कि वो कौन से पॉइंट पे शुरू हुए, कौन से पॉइंट पे खत्म हुए। मतलब वी कांट डिफाइन देम, हम उन्हें डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन से पॉइंट से शुरू, कौन से पॉइंट पे खत्म। ये एक्चुअल में होते क्या, ये परमानेंट नेचर के एक्शंस होते हैं। अब देखो एक चीज समझना, ये यहां शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, डेफिनिट। ये यहां शुरू हुआ यहां खत्म हो जाएगा, ये भी डेफिनिट। तो जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं ना, ये होते हैं डेफिनिट नेचर के। ये होते हैं डेफिनिट एक्शन जो एक पॉइंट पे शुरू हुआ दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गया, तो हमने उसे डिफाइन कर लिया कि इतने टाइम के लिए, इतनी ड्यूरेशन के लिए, इतने इसके लिए। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो कहां शुरू कहां खत्म, क्या ड्यूरेशन क्या पॉइंट, वो कुछ नहीं पता। जनरली ऐसे एक्शंस होते हैं या तो परमानेंट या होते हैं फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब समझना, ये एक्शन मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुआ लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये सस्पेंड हो गया और ये फिर रिपीट होगा, ठीक है, फिर खत्म नहीं होगा, फिर सस्पेंड होगा, अब फिर रिपीट होगा, फिर सस्पेंड होगा, फिर रिपीट होगा, फिर सस्पेंड होगा, फिर रिपीट होगा, मतलब एम ये चलता रहेगा। अब इस एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो हमने इसे डिफाइन कर लिया। लेकिन इन पॉइंट्स को हम टाइम से रिलेट करके डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इनका स्टार्टिंग कौन सा है, एंड कौन सा है, ठीक है। तो ये जो परमानेंट है फ्रीक्वेंट टाइप के एक्शंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट। इन्हें इंडेफिनिट कहना पड़ता है क्योंकि वी कांट डिफाइन देयर बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो ऐसे एक्शंस जिनको हम टाइम के पॉइंट से डिफाइन नहीं कर, डिफाइन का मतलब देखो एक चीज और बताता हूं। डिफाइन का मीनिंग होता है बेटा, डिफाइन वर्ब का मीनिंग होता है दैट। डिफाइन का मीनिंग बताओ, मैं डिफाइन वर्ब का मीनिंग पूछ रहा हूं। डिफाइन वर्ब होती है ना, उसका मीनिंग बताओ। तुम तो सीरियस लग रहे हो, ये तो चलो वैसे ही लगता है, लेकिन तुम तो सीरियस कैंडिडेट लग रहे हो, तो बता बे। बहुत हद तक। तुम्हारे लिए मैं चलो अभी 2 दिन काट लेते हैं डेमो वाले, फिर बोलूंगा। डिफाइन का मतलब होता है लिमिट करना, हालांकि और भी मीनिंग होते हैं। डिफाइन का मतलब किसी चीज की डेफिनेशन देना, एक डिफाइन का मतलब होता है लिमिट कर देना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। डिफाइन का मतलब किसी चीज को लिमिट कर देना, मतलब उसकी बाउंड्री सेट कर देना, यहां से यहां तक। यहां पे डिफाइन का मतलब यही होता है, जब हम किसी एक्शन को डेफिनेट कहते हैं ना, तो इसका मतलब हमने उस एक्शन को लिमिट कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया कि ये वाला यहां से लेके यहां तक। अच्छा, जो इंडेफिनिट होते हैं वो ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम लिमिट नहीं कर सकते, मतलब हम जिनकी लिमिट सेट नहीं कर पाते, कहां से शुरू कहां पे खत्म।
ठीक है। तो जो एक्शन ऐसे होते हैं कंप्लीट या इनकम्प्लीट, वो तो हमारे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं वो कहां शुरू है कहां खत्म होंगे। ठीक है, वो एक्शंस या तो होते हैं परमानेंट या होते हैं फ्रीक्वेंट, इन्हीं को हम कहते हैं इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट स्टेट उन एक्शंस की होती है जो या तो परमानेंट हो या फ्रीक्वेंट हो। परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शंस। इंग्लिश मुश्किल है नहीं, लेकिन इंग्लिश मूर्खों ने मुश्किल बना दी। बच्चे को सुना सुना के चुटकुले, सुना सुना के शायरी, खिला खिला के लड्डू। ठीक है, बस इंग्लिश नहीं पढ़ाना, बाकी सब करना। नहीं तो इंग्लिश आसान है, आप बच्चे के साथ मेहनत करो, उससे मेहनत करवाओ, रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन टीचर भी मेहनत करना नहीं चाहता, बच्चे तो कोई मेहनत नहीं करना चाहते। कहीं का बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, फीस दे देगा, क्लास अटेंड करेगा, बस मेहनत करने से पता नहीं क्यों भागना चाहता है। तो जो परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं इंडेफिनिट, क्योंकि हम इनको डिफाइन नहीं कर पाते टाइम के स्केल पे। अच्छा, फिर आ गया कॉन्टिन्यूअस, ये तो पता ही चल गया। टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शंस, टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शंस, कोई भी ऐसा एक्शन जो टेम्पररली एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चल रहा है, प्रोसेस में है। टेम्पररी वर्ड पे ध्यान देना। टेम्पररी का मतलब होता है जो ना हमेशा से चल रहा था ना हमेशा चलता रहेगा, मतलब वो टेम्पररी है, कहीं ना कहीं उसको खत्म जरूर होना जाके। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत से एक्शंस होते हैं जो हर समय प्रोसेस में रहते हैं, जैसे रिवर्स का फ्लो करना है, सन का साइन करना है, अर्थ का रोटेट करना है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शंस हैं जो हर समय प्रोसेस में, लेकिन ये टेम्पररी है या परमानेंट? ये परमानेंट है। क्योंकि वो परमानेंट है तो हम उनको इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम यूज करते हैं ना, वो ध्यान देना उन्हीं एक्शंस के लिए यूज होता है जो टेम्पररी हो, मतलब टेम्पररी होना उनकी पहली कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद आ गया परफेक्ट टेंस, कंप्लीट और डन एक्शंस। कंप्लीट और डन एक्शंस, कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कर दिया गया है, वो होता है परफेक्ट स्टेट का, उसके लिए हम परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं। अब आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना थोड़ा सा ध्यान देना, ये होता क्या है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट होती है ना एक्शन की, ये डुअल स्टेट होती है। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हम एक्शन लिखते हैं, वो एक्शन डुअल स्टेट का होता है। डुअल स्टेट क्या होती है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक बार हम पहले से लिख लेते हैं। एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सीजल प्री की अभी कट ऑफ आई, तुम लोगों को पता चला? हाँ, सीपी होगी, हाँ सीपी होगी। कितनी आई पता है? 140। कितनी है? 300, 100, 140, 140 है। अब यहाँ पे देखो चीजें मुश्किल हो रही हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले इतने बच्चे सीजल सीपी की तैयारी करने वाले नहीं आते थे, अब क्या है, एमटेक बीटेक इतने बच्चे काबिल आते हैं पेपर देने के लिए। ठीक है, एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ गया, नहीं एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ गया, कम से कम कट ऑफ तो देखो कहां की कहां पहुंच गई। 80-82 कट ऑफ हुआ करती थी और 140 पहुंच गई। ठीक है, 80-82 से 85 से सीधे 140 पहुंच गए। लेकिन टीचर्स आएंगे बच्चे को डेमो क्लास में ऐसे दिखाएंगे कि जैसे सरकारी नौकरी पाना तो बस चुटकी बजाने का काम है, बस फीस जमा कराओ, बस बैठ बैठ के ताली बजाओ और जॉब लग जाएगी तुम्हारी। उसको डेमो क्लास में उसको झाड़ पे टांग दिया, उसकी जॉब भी लगवा दी, उसकी पेंशन भी दिलवा दी, उसकी शादी भी करवा दी, सब जिंदगी उसकी खुशहाल करवा दी। डेमो क्लास में उसको ऐसा झाड़ पे टांगा, ऐसा झाड़ पे टांगा कि वो गिरा तो उसके दांत भी नहीं बचे। तो ये रियलिटी है। रियलिटी कुछ मुश्किल है, रियलिटी टफ है, हार्श है। उसको फेस करने के लिए तैयार रहो कि चीजें आसान नहीं है, मुश्किल है, मेहनत करोगे ईमानदारी से तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। 140 कट ऑफ हर एक के बस की बात नहीं होती है, ताली बजा के नंबर नहीं आता 140, मेहनत करनी पड़ती है तब आता है। और 140 पे काम नहीं हुआ ना, अभी तो मेंस पढ़ाई है, अभी और भी तो बाहर होंगे। 140 आने का मतलब जॉब पाना भी नहीं है, अभी तो फिर मेंस का पेपर देना है, 200 नंबर की इंग्लिश झेलनी है। तो चीजें मेहनत से होंगी, होंगी जरूर, क्योंकि हमारे तुम्हारे लोग के बीच, हमारे तुम्हारे बीच के लोग तो जॉब लेते हैं, कोई मंगल ग्रह वाले तो नहीं आ जाते, हमारे तुम्हारे बीच के ही बच्चे जॉब लेते हैं, तो तुम भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मौत से काम नहीं होगा। ये टीचर हमारी जड़ काट देते हैं, ये पहली क्लास में हमें सब लगवा देते हैं, बेल्ट टेल्ट इंस्पेक्टर बना दे, टोपी लगवा दी, सब प्रमोशन निर्वोशन सब दिलवा देते हैं, उन्हीं के चक्कर में बातों में आके हम अपनी कटवा लेते हैं। तो मेहनत करो भैया, मेहनत करो, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, ना कभी था ना कभी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कह रहा था ये एक्शन की डुअल स्टेट होती है। डुअल स्टेट हम क्यों कह रहे हैं, देखो मैं समझाता हूं आपको। हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा
इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। दे मोटिवेशन, दे मोटिवेशन, मोटिवेशन की पिचकारी ऐसे ही भर दी उसके, वो गुब्बारा बन गया, जमीन पे उसके पैर ही नहीं पड़े, एग्जाम वाले दिन हवा निकल गई सारी। तो ये होता है, इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। मैं तो डिमोटिवेट करने वाला आदमी हूं, ठीक है, मैं तो उल्टा पढ़ाने वाला हूं। मैं तो ऐसा हूं कि जो झाड़ पे टंगा होगा उसको नीचे और गिराऊंगा पहले, फिर बाद में पढ़ाऊंगा। झाड़ पे टंगे हुए को मैं पढ़ाता भी नहीं, मैं पहले जमीन पे गिराऊंगा, पहले जमीन पे पैर लगाओ, ये देखो सच्चाई क्या है, फिर उसके बाद तैयारी करो। झाड़ पे टंग के तैयारी करोगे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि क्या कहानी होती है। इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। अब देखो, अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहे थे कि जो हम टाइम होता है ना, उसको हम फिजिकल वर्ल्ड में या फिजिकल क्वांटिटीज में जो उसकी टाइम की हम क्वांटिटी मानते हैं, वो ड्यूरेशन या पॉइंट होती है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं दो तरीके से, एक तो पॉइंट्स में या ड्यूरेशन में। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था 2 PM इज अ पॉइंट एंड 2 आवर्स इज अ ड्यूरेशन। तो जब हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं तो टाइम को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, या तो पॉइंट या ड्यूरेशन। या तो पॉइंट में एक्सप्रेस करोगे या टाइम को, या ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करोगे। एक छोटी सी चीज और हमें समझनी है, ये तो हो गई टाइम के एक्सप्रेशन की बात कि टाइम को एक्सप्रेस हम करते हैं दो तरीके से। एक छोटी सी चीज और समझना कि टाइम के बारे में जब हम किसी सेंटेंस में रेफरेंस लिखते हैं, टाइम का रेफरेंस, तो वो भी दो ही होते हैं। टाइम के सेंटेंस में रेफरेंसेस जो होते हैं ना, वो भी दो होते हैं। एक वो टाइम जब वो काम हुआ, मतलब जो एक्शन से रिलेटेड टाइम है वो, और एक वो टाइम जब उस एक्शन के बारे में किसी को बताया जा रहा। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा लेकिन वो समझ में आ जाएगा, और समझ में लाना पड़ेगा अगर इंग्लिश समझनी है और टेंस समझना है तो जब हम किसी सेंटेंस में टाइम के बारे में कोई रेफरेंस देते हैं ना, क्योंकि हम वर्ब की फॉर्म टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो कौन सा टाइम है उसको रेफर भी करना पड़ेगा। तो टाइम के रेफरेंसेस होते हैं दो, एक वो टाइम जब वो काम हुआ, टाइम ऑफ रिलेशन, एक वो टाइम जब उसके बारे में किसी को बताया जा रहा है, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। इसको ऐसे समझना, अगर मैं यहाँ पे ये स्टडी लिख दूं तो ये टाइम पास्ट है या फ्यूचर? ऑब्वियसली बात है पास्ट ही है। टुमारो लिख दूं तो फ्यूचर है। वेंसडे लिख दूं तो, अच्छा वेंसडे लिख दूं तो कुछ भी हो सकता है। वेंसडे तो लास्ट वीक में भी आया था, नेक्स्ट वीक में आएगा, आज भी है भाई, आज भी वेंसडे है, पिछले हफ्ते में भी वेंसडे था, कल है, कल है, अच्छा हाँ चलो कल है वेंसडे, ठीक है, कई बार टसन में ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो कल है वेंसडे, नेक्स्ट वीक आएगा वेंसडे, फिर उसके नेक्स्ट वीक आएगा वेंसडे, उससे पिछले हफ्ते था वेंसडे। तो वेंसडे को आप क्या कहोगे, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? कुछ नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते इसे। एक चीज और देखना, यस्टरडे पास्ट है, डन। टुमारो फ्यूचर है, ये भी डन। लेकिन इसको क्या कहोगे, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें एक दूसरा रेफरेंस देना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। मैं एक बड़े सिंपल एग्जांपल से बात समझा देता हूं। एक चीज बताओ, ये जो 2019 है क्या है, प्रेजेंट, पास्ट है, फ्यूचर? हाँ, ये पता प्रेजेंट हम क्यों कह रहे हैं? ये हम प्रेजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम बात 2019 में कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हो ना। अगर मान लो ये बात मैंने तुमसे 2018 में पूछी होती, तब भी तुम क्या प्रेजेंट कहते? तब तो फ्यूचर कहते। अच्छा, अगर नेक्स्ट ईयर में यही बात मैं तुमसे पूछूं, तब भी क्या इसे प्रेजेंट कहोगे? बात समझ में आई? तो अगर हम इसको 2020 से रिलेट करें तो ये पास्ट है, 2019 से रिलेट करें तो ये प्रेजेंट है, 2018 से रिलेट करें तो फ्यूचर है। तो कहने का मतलब जो 2019 है ना, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके बारे में बात कहां से हो रही है। यस्टरडे हमेशा पास्ट है, टुमारो हमेशा फ्यूचर है, नेक्स्ट ईयर हमेशा फ्यूचर है, लास्ट ईयर हमेशा पास्ट है। लेकिन 2019 कुछ नहीं है, अब फिर सब कुछ है। अब ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि तुम इसकी बात कहां से कर रहे हो। 2019 को अगर 2018 में रिलेट करोगे तो फिर ये माना जाएगा फ्यूचर, 2019 में रेफर करोगे तो प्रेजेंट, और 2020 में तो पास्ट। एक चीज देखो, 1947 जो है वो हमारे लिए पास्ट है ना, क्योंकि हम 2019 में है। भगत सिंह जी के लिए फ्यूचर है वो, उनके लिए आजादी मिलना फ्यूचर इवेंट है, हमारे लिए पास्ट इवेंट है। तो अब हम कहते हैं कि 1947 प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो तीनों ही है या कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो उसके बारे में बात कर रहा है वो कहां पर है, वो उस पॉइंट से पहले है, उस पॉइंट पे है, उसके आगे। तो जब भी हम किसी एक्शन के बारे में ये पता लगाना चाहते हैं वो एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, तो हमें टाइम के रेफरेंस लिखने पड़ते हैं।
कुछ तो टाइम के रेफरेंस होते हैं क्लियर कट, उनके लिए हमें कोई दूसरे रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भैया वो रिलेट करके ही पता चल पाते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है। 2019 प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, वो डिपेंड करता है कि तुम उसकी बात कहां से कर रहे हो। ठीक है, अब उस एग्जांपल पे आओ। जैसे हमने लिखा इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। अब तुम में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि जो 9 AM है, ठीक है, वो टाइम का एक पॉइंट है, और उसके साथ जो हमने प्रीपोजिशन लिखी ना वो सिंस है। सिंस टाइम के उन पॉइंट्स को रेफर करते हैं जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है, तो सभी जानते होंगे सिंस का यूज करते हैं हम टाइम के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ। अगर ये एक्शन 9 AM स्टार्ट हुआ तो फिर ये हुआ कितने बजे तक, एक पॉइंट वो भी तो होगा, बताओ जरा कौन सा होगा। अगर हम कहते हैं इट इज रेनिंग सिंस 9 AM कि सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है, तो ये तो हमें पता चल गया बारिश कब शुरू हुई, लेकिन हुई कब तक बारिश ये कैसे पता चलेगा? टिल नाउ, टिल नाउ, जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय तक, रिपोर्टिंग का टाइम तक। मान लो ये बात हम कर रहे हैं लगभग 5 बजे, तो ये मान के चलो 9 बजे से लेकर जिस समय हम बात कर रहे हैं इस टाइम तक। तो देखो ये वो पॉइंट हो गया जहां से काम शुरू हुआ, ये वो पॉइंट हो गया जहां पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो ड्यूरेशन है वो एक्शन का कंप्लीशन शो कर रही है, ऐसा है कि नहीं? और ये कंप्लीशन कैसा है, टोटल या पार्सल? ये पार्सल कंप्लीशन है। पार्सल कंप्लीशन क्यों है? क्योंकि वो एक्शन अभी बंद नहीं हुआ, अभी आगे भी चलता रहेगा। तो मतलब जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन ऐसा नहीं है स्टॉप हो गया, वो भी प्रोसेस में ही है, वो है इनकम्प्लीट। लेकिन जब से वो स्टार्ट हुआ और जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस बीच में उसने पार्सल कंप्लीशन अचीव कर लिया। ठीक है, 8 आवर्स का। तो अब हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्सली, मतलब पार्सली का मतलब जिसका एक पार्ट कंप्लीट है और एक पार्ट इनकम्प्लीट है। तो हमें एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो इस पार्सल कंप्लीशन को और इस फर्दर इनकम्प्लीशन को दोनों को एक साथ में एक्सप्रेस करे। ये काम करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उनका यूज हमें तब करना पड़ता है जब हमें किसी एक्शन को रेफर करना हो जो आधा कंप्लीट आधा इनकम्प्लीट है, एक पार्ट कंप्लीट है एक पार्ट इनकम्प्लीट है। अच्छा, वो जो कंप्लीट पार्ट होता है वो हमें पता तभी चल पाता है जब या तो हम वो पॉइंट लिखें जहां से वो एक्शन स्टार्ट हुआ या वो ड्यूरेशन लिखें। अच्छा, पॉइंट लिखो या ड्यूरेशन लिखो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है समझना। मान लो अगर मैं 5 बजे ये कहूं कि सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब बारिश होते हुए कितना टाइम हो गया होगा? 8 घंटे। अगर मैं 5 बजे ये कहूं कि 8 घंटे से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब बारिश कब शुरू हुई होगी? 9 बजे। तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम पॉइंट लिखोगे ड्यूरेशन, पॉइंट लिखोगे तो ड्यूरेशन अपने आप निकाल ली जाएगी, ड्यूरेशन लिखोगे तो पॉइंट अपने आप पता चल जाएगा। तो कुल मिला के चाहे पॉइंट लिखो या ड्यूरेशन लिखो, कोई भी एक अगर लिखोगे ना तो ये पता चल जाएगा कि इस एक्शन में एक पार्ट कंप्लीट है और एक पार्ट इनकम्प्लीट है। तो हमें एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो उन दोनों को एक साथ एक्सप्रेस करे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काम करते हैं। तो देखो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो इनकम्प्लीट हैं लेकिन उनका एक पार्ट कंप्लीट है। वो जो पार्ट कंप्लीट है उसका पता तभी चलता है जब हम या तो पॉइंट लिखें ड्यूरेशन लिखें। अगर हम पॉइंट या ड्यूरेशन ना लिखें तो पता नहीं चल पाएगा कितना पार्ट कंप्लीट हुआ, तो फिर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने ये सिंस 9 AM ना लिखा होता तो वो सही था, अगर केवल इतना लिखा होता इट इज रेनिंग तो वो सही है। 9 AM लिखा तो हमें पता चल गया कि 9 बजे से लेकर जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक ये एक्शन कंप्लीट है, उसके आगे भी इनकम्प्लीट है। तो अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा। तो जब किसी इनकम्प्लीट एक्शन के साथ में, किसी भी इनकम्प्लीट एक्शन के साथ में हम उसका पॉइंट है ड्यूरेशन और टाइम लिख देते हैं तो हमें उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है। फिर से एक बार समझा देता हूं। जो हमारे आसपास के एक्शंस होते हैं जिनको हम वर्ब की फॉर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम टेंस कहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट वो होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे शुरू हुए और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गए। इनकम्प्लीट वो होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुए हैं, दूसरे पॉइंट पे जरूर खत्म होंगे लेकिन उस समय जब उनके बारे में बात की जा रही तब नहीं खत्म है। ठीक है, तो जो कंप्लीट होते हैं उन्हें हम लिख देते हैं परफेक्ट टेंस में, जो इनकम्प्लीट होते हैं उन्हें लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और फिलहाल में ये दोनों एक्शन होते हैं डेफिनेट नेचर के। ये डेफिनेट इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनको डिफाइन कर लेते हैं टाइमलाइन पे, हम इनको टाइमलाइन पे पॉइंट कर देते हैं ये यहां से लेकर यहां तक। तो इनको हम चूंकि लिमिट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डेफिनेट होते हैं। अच्छा, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम पॉइंट लाइन मतलब टाइम लाइन पे डिफाइन नहीं कर सकते कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, वो एक्शंस या तो परमानेंटली वैसे ही रहते हैं जैसे वो है, या फिर वो एक फ्रीक्वेंसी पे बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए हम उनका पॉइंट डिफाइन नहीं कर पाते कि इनका एंड पॉइंट कौन सा है। ठीक है, वो एक्शंस होते हैं इंडेफिनिट। तो जो परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं। सीधे शब्दों में कहें, बेसिक स्टेट दो हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है वो इंडेफिनिट है।
और जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है ये एक्शन की दोनों स्टेट शो करता है, एक पार्ट कंप्लीट एक पार्ट इनकम्प्लीट। तो जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ नहीं है वो इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, और जो कंप्लीट इनकम्प्लीट है वो तो जान ही जाओगे, कंप्लीट है तो परफेक्ट टेंस, इनकम्प्लीट है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा ना आज की पूरी क्लास में, ये एक्चुअल में टेंस का स्ट्रक्चर है, हम ये कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन है, इसी पे टेंस को हम सीखते हैं। अब ज्यादा जबरदस्ती मैं नहीं करना चाहता, आज के लिए हम बाय करेंगे, कल मिलेंगे और कल से हम लोग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ये कुल मिला के टेंस का फाउंडेशन था, बढ़िया से अपना रिवीजन करना समझना, और कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए सभी को बाय, और मेहनत किया करो, अच्छे बनो।